नियाज़ी न्यूज़ और मैं सादिक इमाम नियाज़ी। आज इस वक्त मैं अभी जनाब तारिक रज़ा खान साहब के दौलत करे पे हूँ, उनके आवास पे हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है, एक तकरीब चल रहा है जहाँ पे आज तारिक साहब के छोटे साहबजादे का आज अक़ीक़ा है और इस मौके पर यहाँ पर कुछ ऐसी हस्ती आई हुई है। मैं उनसे मिलाता हूँ, तारुफ़ कराता हूँ। जी मैं बता दूँ कि वो ख़ास हस्ती, वो ख़ास चेहरा जो है इस वक्त भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बिहार सरकार आलोक कुमार मेहता साहब इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चलता हूँ और उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बिहार सरकार आलोक कुमार मेहता साहब इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे इलाके में अकबरपुर रात में और ख़ास करके तारिक साहब के घर पर इस वक्त एक तकरीब में, और देखिए यहाँ पे तारिक साहब के दो साहबजादे यहाँ पे इस वक्त खुशनसीबी के, इनसे भी मैं आपको तारुफ करा रहा हूँ। जी बेटा ज़रा नाम बता दें, आप नाम बता दें। हमारे खुसूसी मेहमान, आज के जो मेहमान हैं और यहाँ की रौनक कह लिए और इस महफिल की शान कह लिए, और वो मैं भी आपको वो क्लिप में दिखा रहा हूँ कि इनका इस्तकबाल किस तरह से हुआ। नगर पंचायत रोहतास अकबरपुर रोहतास में आपका खैर मकदम है, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना आपके दर्शकों के लिए। क्या कहिएगा इस नगर पंचायत रोहतास में? आप तो दूसरी बार आए हैं जैसा कि हमने सुना। जी, ये बिहार का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। अब तो शहर में तब्दील हो चुका है लगभग, और यहाँ तो इसका इतिहास भी पुराना रहा है। पुराना जो डालमिया नगर था उसका एक हिस्सा आज भी सीमेंट फैक्ट्री और रोज़गार के विभिन्न जो साधन हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। लोग काफ़ी मेहनती हैं। जनप्रतिनिधियों का भी बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर देखने को मिला है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तारिक साहब हमारी पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र राजद के हुआ करते थे, तो हमारा ताल्लुकात पुराने हैं और मैं आज उनके व्यक्तिगत बुलावे पर, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम मतलब पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूँ। सर ये ताल्लुक जो था सर, ये पार्टी से ये ताल्लुक बढ़ा के और पहले से आप लोग का ताल्लुक था? वो सब तो ताल्लुक तो व्यक्तिगत थे, राजनीतिक थे, हर तरह के ताल्लुकात थे, और इसको व्यक्तिगत ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। और सर एक मेरी गुजारिश है और नगर पंचायत रोहतास की गुजारिश है मेरी, और नगर पंचायत रोहतास की कह लीजिए, कितना बड़ा एक आपने तारीफ़ किया कि अब तो शहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात है सर कि आज भी बच्चियां मेरी धक्का खाते हुए शाहसराम डेहरी कॉलेज के लिए जाती हैं, वो अपने पढ़ाई के लिए जाती हैं। सर यहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि हर ब्लॉक में इंटर कॉलेज और हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। अब यहाँ से कोई प्रस्ताव, यदि कोई डिग्री कॉलेज नहीं होगा अनुमंडल में, रोहतास अनुमंडल के अंदर है ये डेहरी अनुमंडल में है कि नहीं डिग्री कॉलेज? तो एक्चुअली अभी तक का मापदंड वही है कि एक अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री कॉलेज, और बिहार में अलग अलग इलाके में कहीं क्षेत्रफल में बड़ा है कोई इलाका, कहीं पॉपुलेशन में बड़ा है, और उसकी वजह से सब जगह एक यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक पॉलिसी बन चुकी है, अनुमंडल एक स्मॉल सबसे छोटा यूनिट बताया गया है, तो उस हिसाब से सरकार कर रही है। अब आगे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे सरकार की नीतियाँ और उसकी योजनाएं आवश्यकता के हिसाब से बदलती हैं। अब नगर पंचायत है और यहाँ के साथ राजनीतिक सामाजिक संगठन है, उन लोग लिख के देंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। जी सर, और एक और हमारे नगर पंचायत रोहतास से पहले सर, जब इलेक्शन नहीं हुआ था उससे पहले एक भूमिहीन का एक मामला आया था, जहाँ पर भूमिहीन बस गए थे इसी कैमूर की वादी में, दामन में,
और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर वहाँ किया गया, मारा गया, पीटा गया, औरतों को भी, बच्चों को भी, मर्द को भी। ये कब की बात? और ये सर, ये जो ऐसी जाति होती है तो फॉरेस्ट विभाग उजाड़ने का काम करता है। ये कब की बात है? मुखिया जी वो जो होली भगत के पास जो केस हुआ नहीं था, नहीं, मैंने मुझे जानकारी नहीं है। ये सर दो साल किस की जमीन थी? जी ये फॉरेस्ट विभाग वाले का कहना है कि ये मेरी ज़मीन है कहना नहीं है, और भूमिहीन के नाम पर कहना बताया नहीं गया है। था। जी फॉरेस्ट की यदि जमीन है जी तो सरकारी ज़मीन है। पर्यावरणीय विषयों को किसी इस तरह की चीज़ों से नहीं तौला जा सकता। पर्यावरण एक ग्लोबल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट है, और जहाँ तक भूमिहीन को बसाने की बात है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था कर रही है। जिसके पास कोई उपाय नहीं है उसको 3 से 5 डिसमिल ज़मीन सरकार दे रही है। उस ऑपरेशन बसेरा 1, ऑपरेशन बसेरा 2 अभी जो चल रहा है, उसके तहत बिहार में कोई भूमिहीन बचेगा ही नहीं जिसको ज़मीन रहेगी नहीं हो, सबको ज़मीन दी जाएगी। तो अब इस तरह का जब ऑपरेशन सरकार का चल रहा है तो फिर दूसरी इस तरह की शिकायत मैं नहीं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। अब पोखरा के भिंडा पर लोग बसे हुए हैं, तो आजकल जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट पर्यावरण है, जल जीवन हरियाली मिशन है, ये तमाम चीज़ें कहती हैं कि उनको वहाँ से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि उसको, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्णय है कि वैसी जगहों को खाली किया जाए और बाकी जगह आप वैकल्पिक व्यवस्था करें। तो सरकार अब ये व्यवस्था कर रही है कि जिस किसी को भी जल निकायों के स्थानों से रिप्लेस किया जाएगा, उनके लिए पहले ज़मीन की व्यवस्था की जाएगी। यदि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है तो अब उसके बाद उसको हटाया जाएगा, और यह काम चल रहा है चारों तरफ, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, अभी हालात जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में पूरा हाईलाइट ये सोशल मीडिया पे ये आ रहा है, ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे सर इसके बारे में कि ईवीएम को हटना चाहिए या बैलेट पेपर होना चाहिए? अरे ये देखिए, ये कोई तर्क का विषय नहीं है, यह व्यवस्था का विषय है। यदि, और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुमत का जो मत होता है उसका सम्मान होना चाहिए। अधिकांश पार्टियां यह चाहती हैं कि ईवीएम हट जाए और बैलेट पेपर की शुरुआत हो, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा लोग बता रहे हैं। सभी पार्टी के, मतलब 80-90% पार्टी के लोग बता रहे हैं, तो उसका सम्मान होना चाहिए। जो भी सत्ता में हो, डेमोक्रेसी में यही ना है कि बहुमत जो चाहता है उसके हिसाब से होना चाहिए, कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए। तो कहीं से अब कानून और संविधान के बाहर नहीं है। सरकार यदि चाहे तो इस पर निर्णय ले सकती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, 1 to 1 गिन लिया जाएगा कि किसने वोट दिया नहीं दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में नियंत्रण किसी सरकारी पदाधिकारी या किसी व्यवस्था के बनाने वाले के पास हो, कोई मैनिपुलेट करने वाला उसमें मैंने अभेद किला बन गया हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिखता है। तो इसीलिए सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और इस विरोध का सम्मान होना चाहिए। और जी सर, 2024 की जो तैयारी होगी उसके लिए क्या प्लानिंग है आपका? 2024 के लिए जनता तैयार हो रही है, नेता पीछे हैं, जनता आगे है। इस बार जनता आगे रहेगी? बिल्कुल। 2024 का ये सूरत हाल होगा? जी हाँ। जनता आगे होगी और आपकी टीम पीछे होगी? मतलब पीछे, मतलब कि हम जितना सोच रहे हैं जी, उससे ज़्यादा जनता सोच रही है कि केंद्र की इस सरकार को हटाना कितना आवश्यक है। ये उनके सोच का भी विषय है। अब आवाम गंभीरता से इन चीज़ों को ले रही है और यह इस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही सुखद विषय है। चलिए, आज की बात और आज का मौजू जो था, और ये मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि यहाँ पर आज हमें मौका मिला और ये इस खबर को मैं मज़ीद दिखा रहा हूँ। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जो भी, तो आपको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप और हमारी मुलाकात फिर किसी मोड़ पे होगी, फिर किसी ऐसे जगह पे होगी। आज तो खुशनसीबी है कि जनाब तारिक साहब के घर पर इस बच्चे के फंक्शन पे आए हुए हैं। तारिक साहब जरा सा इधर एक फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस बच्चे को इस दुआ दीजिए, आप दिल से दुआएं दीजिए कि वो बच्चा अपना नाम करे, अपना बच्चा नाम जिस तरह से तारिक बाबू तारिकी में
वो रोशनी जला रहे हैं कि चमक रहे हैं, उस तरह से बच्चा भी आगे चलकर अपने नाम को रोशन करे, अपने ख़ानदान को नाम रोशन करे। हेलो बोल दो, मोबाइल में बोल दो हेलो। कितना तारीफ कर रहे हैं। तो वसीम थैंक यू। ये खास फोटो हो गया सारी बहुत